अरे वाह रामू भैया, आपके आलू भी पककर तैयार हो गए हैं। मेरी भी आलू की फसल बिल्कुल तैयार है और इस बार हम दोनों की फसल बहुत अच्छी हुई है। सब ऊपर वाले का एहसान है। क्या तुमने भी आलू लगाए थे इस बार? हाँ, मैंने भी आलू लगाए थे क्योंकि गांव में कोई और आलू नहीं लगा रहा था सिवाय आपके। आलू की फसल से अच्छा फायदा होता है तो मैंने भी आलू लगा दिए। अच्छा अच्छा, सही है, बढ़िया। अब मैं चलता हूँ, मुझे मंडी जाना है, ये आलू बेचने हैं और इनका भाव भी पता करना है। मेरे साथ चले जाइए ना, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे नाना, तुम जाओ, मैं घर से होकर जाऊंगा। अरे जी, आप आ गए। क्या हुआ आपकी फसल का? आपका ये उतरा हुआ चेहरा मुझे परेशान। चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम।
मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया, तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा, माँ और बाबूजी को नहीं बता सकती थी तो क्या हुआ, मुझे ही बता दी थी। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी भाभी आई है, इकलौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ, मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननन जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननन बहुत मायने रखती है, आप तो इस चीज को समझती हो ना? हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ, आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो? रुको, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप, ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है, इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सांवले रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है।
कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी, आप यहाँ? कुछ काम था क्या आपको? नहीं, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी, आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है, इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी, आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है। देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननन जी, बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी। आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननन बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननन जी, भगवान ऐसी ननन हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है। ननन के सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है, मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी। जिंदगी किस वक्त अपना रुख बदल लेगी ये कोई नहीं जानता। कब फूलों से भरी बगिया उजड़ के खाक हो जाएगी कोई नहीं जानता। कब मैदान रेगिस्तान हो जाएगा, कब खुशियों से भरी जिंदगी मायूस हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। ये कहानी है अनुष्का की, जिसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी का अगला पल उसके लिए क्या लाने वाला था। एक ऐसा अंधेरा जो हमेशा के लिए उसके खुशियों को खा जाने वाला था। मम्मा, तुम कब से तैयार हो रही हो और कितनी देर? जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। अभी आई लाडो, बस 2 मिनट, साड़ी तो पहन दे बेटा। लगता है मम्मा आप भूल नहीं है कि आज मेरे कॉन्वोकेशन सेरेमनी है और मैं फर्स्ट आई हूँ। आज के दिन मैं लेट नहीं हो सकती मम्मा, इसलिए तो समय लग रहा है बेटू। जिसकी बेटी फर्स्ट आई है उसे तैयार भी तो टॉप क्लास होना पड़ेगा ना। है कि नहीं? अनुष्का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। हमेशा फर्स्ट आना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और अपने घर वालों के नाम रोशन करना, ये सब उसके लिए मामूली बात थी। हड़बड़ाते हुए अनुष्का अपने मम्मी पापा के साथ अपने कॉन्वोकेशन में चली जाती है। आई मस्ट से मिस्टर एंड मिसेस सिंह, यू आर वेरी लकी जो आपके घर इतनी तेज और होनहार लड़की पैदा हुई है, वरना इस उम्र में तो अक्सर लड़के लड़कियां भटक जाते हैं। पर अनुष्का दिन रात अपने पढ़ाई में लगी रही और आज उसने हमारे कॉलेज का नाम पूरे स्टेट में रोशन किया है। स्टेज पे जाकर अनुष्का अपनी डिग्री लेती है। उसके लिए आज का दिन बेहद ही खुशी का था और वो इस पल को हमेशा के लिए अपने मेमोरी में यादगार कर लेना चाहती थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। तभी अनुष्का की फ्रेंड्स उसके पास आती हैं। अनुष्का, इस बार तो हमें पार्टी चाहिए, हर बार तो बच के निकल जाती है। अरे कौन सी मेरी जॉब लग गई है, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। अब बस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तब पार्टी पक्की। तुम लोग बेटा इसकी बात रहने दो, मैं दूंगी पार्टी। अब तो रोल कॉलेज की डिग्री मिल गई है मेरी प्यारी बेटी को, अब वो ग्रेजुएट है, तो आज रात को मेरे घर पे पार्टी रहेगी और बेटा आप सभी को आना है। रात को सभी पार्टी में आते हैं, सभी बच्चे नाच कूद रहे होते हैं। तभी अनुष्का खिड़की पर जाकर बाहर देखती है, जहां सामने की घर के छत पे बैठी एक औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये मिस्टर शर्मा के घर में ये औरत कौन है? वो तो अकेले रहते हैं। तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आ जाती है। अरे तू यहाँ रात को बाहर तारे देख रही है क्या? चल ना, सब कितने एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी फ्रेंड के साथ चली तो जाती है, पर उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है, मानो कोई बहुत पुराना दुख उसको याद आ गया हो। ये अचानक मुझे रोने का मन क्यों कर रहा है? और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मम्मा, मम्मा, लगता है कोई पार्टी में नॉन वेज ले आया है। अरे क्या बोल रही हो?
तो सबको पता है कि तुम्हारी फैमिली वेजिटेरियन है। तो ये सड़ी हुई मछलियों का गंध कहाँ से आ रहा है? क्या मजाक है? ये बोलकर अनुष्का जोर जोर से चीखने लग जाती है। ये सब सुनकर वहां पे उसके पापा आ जाते हैं। ड्रामा मत करो अनुष्का, बस यही सब करने से मैं पार्टी पसंद नहीं करता। चलो जाओ जाओ अपने कमरे में। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और इसके बाद अनुष्का का बिहेवियर और भी ज्यादा खराब होने लगता है। रात को अचानक 3 बजे उठकर वो दीवारों से बात करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ भागती हुई आती है। अरे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और दीवार को देखकर किससे बात कर रही हो बेटू? सोना, कोई नहीं है यहाँ पे। अनुष्का की माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। उसका शरीर एकदम गर्म था। उसकी माँ ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। आज तक मेरी बच्ची ने ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं किया। आज क्या हो गया है इसे? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से इतना तेज बुखार आ गया है इसे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अनुष्का की माँ